जय श्री राम, जय बालाजी की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो सभी मेरे भाई और बहनों को राम राम। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सोसाइटी के अंदर मैं जो मेंस राइट है बहुत ही वीक हो चुका है। और वुमेन्स का राइट जो है, बल्कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। और इसी के चक्कर में हमारा जो कोर्ट का जुडिश सिस्टम है, जुडिशरी का, वो दिन ब दिन वीक होता जा रहा है। और इसी के कारण जो एडवोकेट्स हैं उनकी विल पावर कहें या फिर उनके लीगल नॉलेज या लीगल वैल्यूज़, वो सब है ना डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एक तरह से। ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज सिनेरियो को देखते हुए और बहुत सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपने, अगर बाय द वे आपके किसी घर के अंदर या फिर आपके किसी कलीग ने आप पे कोई केस किया हो, या फिर आपके नेटिव ने आप पे कोई कोई केस किया हो, और वो बाय चांस, बाय द डिफ़ॉल्ट ऑफ नॉट योर्स बट somebody else, she was, or that person is she, that is her, or woman. So शी हैज़ बीन सीन एज लाइक, तो वो वुमेन को एक सॉफ्ट नज़रिए से देखते हैं। उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट और एक मैन का वे ऑफ ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंस करता है। आप जैसे कि पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पुलिस लोग भी वुमेन को अच्छे से ट्रीट करते हैं, अदरवाइज मैन को अलग ट्रीट करते हैं। सो वाई दिस इज़ हैपनिंग? दिस इज़ ऑल बिकॉज द lack of knowledge of us first of all, and then the provisions that we have in our society. तो इसी के रिगार्डिंग इस प्रोविजंस को हम डिसअलाउ करते हैं, और मैं इस प्रोविजंस को नहीं मानता। मेरा मेन मोटिव और मेरा मेन टारगेट जो है वो मेंस राइट के लिए ही है, क्योंकि मैंने अलग अलग इंटर्नशिप्स भी करी है और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ एज एन एडवोकेट। और मेरा मेन मोटिव और मेन गोल ये है कि मेंस राइट के लिए आगे इन फ्यूचर में जितनी पॉसिबिलिटीज़ है, जितना हमको इस फील्ड में आगे बढ़ना है उसी फील्ड में आगे बढ़े, टू मेक मेंस not protected but always first in everyone's eyes. That's my sole aim. So today's video is upon the rape, which is not being actually done but it seems to be done. Like there's a statement in a legal language that justice must not be done but it seems to be done. That's how the court of one Allahabad High Court has justified this legal intention in their case law, that is on 6th July 2023. This is a recent case by the Honorable High Court. So they have clarified the common intention behind what is wrong and what is right. So let's move forward with that. इस केस के अंदर कोर्ट ने विक्टिम का नाम हाइड किया है, और अपीलेंट्स के ऊपर 3 सेक्शंस के अंडर प्रोसिक्यूशन और ट्रायल चला है। सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी एंड देन सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, और 2 अनदर सेक्शंस है जैसे कि सेक्शन 3 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ एससी एंड एसटी एक्ट। सो बेसिकली सेक्शन 376 कहता है ऑफ आईपीसी की पनिशमेंट ऑफ रेप, ठीक है। सो पनिशमेंट फॉर रेप has been done on that person who has committed rape or who has tried to commit rape on somebody. और सेक्शन 34 कहता है punishment for all the persons who have committed the same act with the common intention, and each person shall be convicted or shall be treated in that same manner. और सेक्शन 3 और क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ एस सी एस टी एक्ट बेसिकली ये बताया कि इफ़ एनी पर्सन अदर देन एस सी एस टी person who commits atrocities on the SC/ST persons will be treated or will be punished under the provisions of section 3 of SC and ST Act. So in our case, the prevalence of this section here is not reliable, first of all, because the story of the whole prosecution is itself concocted. प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि जब वो डिफिकेशन कर रही थी, यानी कि वो जब वॉशरूम करने खेतों पे गई, तब उसको 4 लोग वहाँ से लेके चले गए,
जिनका नाम XYZ पर्सन था और वो मोमडन कास्ट से बेसिकली बिलोंग करते थे। तो प्रोसिक्यूट्रिक्स को हमने मिसेस ए कहा है, और उनका पब्लिक विटनेस टू यानी कि मिस्टर बी, वो प्रोसिक्यूट्रिक्स का हस्बैंड है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस केस में पब्लिक विटनेस फर्स्ट, प्रोसिक्यूट्रिक्स पब्लिक विटनेस टू, उनका हस्बैंड, और पब्लिक विटनेस थ्री IU, और पब्लिक विटनेस फोर यानी कि SHO, इन सभी की हम कह सकते हैं हैंड इन ग्लव यानी कि मिली भगत हम कह सकते हैं बेसिकली इस केस में हुई है, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट हम कह सकते हैं कि ये प्रोपाउंड किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि जब प्रोसिक्यूट्रिक्स सुबह सुबह डेफिकेशन करने गई तो उसको बेसिकली चार लोग ले गए और वो अदर कास्ट से बिलोंग करते थे। और प्रोसिक्यूट्रिक्स का कहना ये है कि जब वो डेफिकेशन करने के लिए गई तो उसके बाद में उसको चार लोगों ने उसके माउथ में क्लोथ फंसा दिया और उसके साथ में रेप कमिट किया। लेकिन रेप कमिट होने के बाद में भी उसने अपनी वॉइस को रेस नहीं किया, क्योंकि उसने अपने बयानों में ये कहा था FIR रजिस्ट्रेशन टाइम पे कि वो फियर ऑफ डेथ के अंडर में थी और डोमिनेंस के अंडर में थी, और चार अक्यूज्ड थे वो लाठी के साथ में और अलग अलग वेपन्स के साथ में आए थे। और जब उसके ऊपर वो रेप कमिट कर रहे थे तो उन्होंने अलग अलग वेपन से उसको स्क्रूटनाइज किया, उसको हार्म भी किया था। और इसी पोजीशन को जब पब्लिक विटनेस टू यानी कि उसके हस्बैंड से पूछा गया तो उसने भी हाँ में हाँ कह दिया। लेकिन जब ये रिपोर्ट SHO के पास में गई तब उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और प्लेस ऑफ अकरेंस पे भी गए, और वहाँ पर से उनको कोई भी ऐसा एविडेंस और रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल मिला जो कि प्रोसिक्यूटर के स्टेटमेंट को सपोर्ट करे या कोरोबरेट करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वो लैग कर गए। सेकंड, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सारे साइट प्लान पे और प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाके सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करी और लोगों से बातचीत करी, लेकिन जब उनको कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में बुलाया गया ना तो वो उस टाइम आए, और ना ही जब इलाहाबाद कोर्ट में उनको समन दिया गया ना ही इस टाइम आए। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ये बहुत ही मिसलैक है, और इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। सेकंड, थर्ड, SHO ने स्टेशन ऑफ हाउस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उनके नीचे वर्क करते हैं, उनके जस्ट स्टेटमेंट्स को रिलाई करते हुए उन्होंने ये बिलीव कर लिया कि प्रोसिक्यूटर स्टोरी सपोर्टेबल है एंड शी इज़ सेइंग एवरीथिंग इन अ करेक्ट वे, but that is not the right thing, and that's there also their lack at the statements. Fourth one is that the court, while deciding the whole matter, it had specifically relied upon several judgments. The first judgment is of Dilip Chand, where the court has itself clarified the legal point that whenever a prosecutress is on a court or when she is in the eyes of law, she has to corroborate her evidences, and uncorroborated materialistic records will not be reliable in the court of law. First of all, and on the basis of that, the court in Dilip Chand case itself has not convicted the accused in that case also, and set aside the order given or passed by the trial court. In our case as well, the trial court has attempted a lack of legal technicalities, first of all, and the other inconsistency and incorroborated of evidences available on that record. They have not taken it on record these things as well. And third one is that the not coming of the witnesses while they were also summoned by the court on the court it themselves itself shows that the whole case is concocted. Fourth one is that when the case is on the trial and the whole scenario get itself changed, that prior statement she herself accepted that she is not fainted while she came to her house and tell the whole story to the
to her husband, that is public witness 2, and there was two eyewitnesses present at the place of occurrence itself, that was person S and person Y. But when the whole court proceedings was going on, the person S and person Y was nowhere mentioned in the whole proceedings, and they were also not even come to the court to clarify this point, that whether this event of the rape or the crime of rape has been committed or not. So all this scenario just show that this is just a false and frivolous case, and just is based on conjectures and concocted or false evidences that was shown to the trial court by the prosecutors and their advocates or public prosecutors. So the basis or primary basis, or we can say the crucial evidence in the rape case, is that the semen availability. She was taken to the medical officer, and she herself accepted that she had washed her own clothes and came back to her house. So this statement of her itself shows that this case is just taken into consideration for extorting the money from the appellants, and इस केस से ये पता पड़ रहा है बेसिकली पूरा कि ट्रायल कोर्ट के अंदर एफआईआर रजिस्ट्रेशन डेट है 15/9/1995, ठीक है, दैट इज़ 15 अक्टूबर 1995, और ऑर्डर का जो पास हुआ है ट्रायल कोर्ट से वो गाइस जस्ट 2 इयर्स में हो गया, दैट इज़ ऑन 5 दिसंबर 1997. So we can imagine that how fast a trial court has given a justice to a innocent lady. That's all we can say. That is not real itself. And after all this listening by the court, judges themselves said that this is not a perfect case or fit case to be taken on record or tried, and the appellant's appeal were allowed by the court, honorable high court. Or after all these conclusions, and at the last, court has find out that there was a enmity between both the parties, और ये एक पार्टी तो थी मुस्लिम कम्युनिटी की और दूसरी थी SC कम्युनिटी की, और SC कम्युनिटी के इनके वहाँ पर बेसिकली एक इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट खड़े हुए थे जो कि हार गए थे बाय द मुस्लिम कम्युनिटी, तो उन्होंने उनकी एनमिटी के चक्कर में फॉल्स केस रिप्रेजेंट किया और फाइल किया इन द फ्रंट ऑफ कोर्ट. तो बाय द वे कोर्ट ने बाद में उसको फाइंड आउट कर ही लिया कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. सो विद दिस जजमेंट हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट में कितने ऐसे आज के टाइम पे हज़ारों लाखों केसेस अवेलेबल हैं जो कि फॉल्स और फ्रिवोलस केस को ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में अप्लाई कर देते हैं लोग बाग, और अनइंटेंशनली और अनवांटेडली बहुत सारा बर्डन कोर्ट पे डाल देते हैं, जो कोर्ट सॉल्व करते करते इन कॉन्कॉक्टेड केसेस को सॉल्व करते करते अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देती है, और जो रियल जिस पे कोर्ट को वर्क करना चाहिए इफेक्टिवली उन केसेस को ध्यान में नहीं रखती है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं जो कि मैं अपनी अगली वीडियोस में शेयर करूँगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एट द लास्ट. थैंक यू.